Hi guys and welcome back to the channel Deepacharya of Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 सितंबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाचार्य ऑफ एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लीबिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया में एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसका नाम है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो टर्म है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर A डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर B फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर C हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर D टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों निपाह वायरस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, आपने देखा होगा कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो पॉइंट है वो ट्रेंड भी कर रहा था। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं रिगार्डिंग निपाह वायरस। तो केरला के अंदर में जो निपाह वायरस है वो वापस से देखने को मिला है और इसकी वजह से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। फ्रंट पेज पर इस आर्टिकल को कवर किया गया है। इवन यहाँ पर आप देख पाओगे जो केरला के अंदर जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर निपाह अलर्ट जारी कर दिया गया और निपाह अलर्ट के बाद में लोगों ने वापस से जो मास्क है उसको लगाना शुरू कर दिया है। हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि बिल्कुल ये जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है ये निपाह वायरस की वजह से हुई है। और निपाह वायरस इतना खतरनाक क्यों है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, रीज़न यहाँ पर यह है, बोला जाता है कि जो बैट होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उन बैट से ये वायरस ह्यूमंस के अंदर में पहुँचता है और ह्यूमंस के अंदर पहुँचने के बाद में ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि जो निपाह वायरस है ये एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। अब जूनोटिक वायरस जैसे कि हमारा कोविड-19 था, कि जूनोटिक वायरस वो वायरस होते हैं जो एक जानवर से इंसान में जाता है और फिर इंसानों से इंसान में फैलने की क्षमता भी रखता है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो ये जो 2 डेथ हुई हैं, जो 2 पर्सन थे, एक की एज थी 44 यानी एक की उम्र 44 थी और दूसरे की उम्र 40 थी। तो जो यहाँ पर 40 एज वाले व्यक्ति हैं इनका 9 साल का एक बच्चा भी है, कुछ लोग भी हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, उन सबको यहाँ पे ट्रीटमेंट के अंडर में ले लिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये वायरस है वो उन लोगों में ट्रांसमिट हो चुका हो और वो लोग फिर आगे फर्दर इसको ट्रांसमिट करते चले जाएं। इससे वायरस के फैलने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार की जो टीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो केरला में भेज दी है ताकि वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल से सर्विलांस किया जा सके। और क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआत है, हमारे पास में अभी बिल्कुल न्यूज़ स्टार्ट हुई है आनी, तो फटाफट यहीं पर हम इसको ट्रीट करके आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल पैनिक क्रिएट करना है, नहीं। क्यों? क्योंकि निपाह वायरस पहले भी कई बार आ चुका है और मैं आपको बता दूं ये कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। इसकी वजह से पहले भी कई लोगों की डेथ हुई हैं। तो निपाह वायरस अगर आप देखोगे तो केरला के अंदर 2018 में, 2021 में ऑलरेडी पहले कई बार हड़कंप मचा चुका है, कई सारी डेथ भी यहाँ पर हुई हैं। और इस वायरस के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, क्या क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, सबसे पहले कहाँ फाउंड किया गया था, ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले एक और वायरस चर्चा में था जिसका नाम था मार्बर्ग वायरस। मैंने कई बार आपको पढ़ाया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और फिर उसके बाद कई सारे एग्जामिनेशंस हुए हैं, वहीं सभी जगह पर मार्बर्ग वायरस के बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं।
लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा निपा वायरस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर जो हमारा हेल्थ वाला टॉपिक है वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो। निपा वायरस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NIV के नाम से भी जानते हैं। तो एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जूनोटिक वायरस कौन से होते हैं, जो कि जानवरों से इंसान में फैलते हैं और फिर इंसान से इंसानों में फैलने की क्षमता रखते हैं। दूसरी चीज़, तो जो ये निपा वायरस हो रहा है इसके पीछे का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण है यहाँ पर एक RNA, दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस जो कि पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। और जीनस की बात करेंगे तो हेनिपा वायरस से यहाँ पर ये बिलोंग करता है। हेनिपा वायरस जो कि बेसिकली हेंद्रा वायरस से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे निपा वायरस है उसी प्रकार का एक और वायरस है हेंद्रा वायरस भी। तो आपस में आप इसको इंटरलिंक करके देख सकते हो। हेंद्रा वायरस इन्फेक्शन भी कह सकते हो, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि वैसे तो बहुत कम ही दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर ये इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाए तो एक इंसान की जान भी लेकर ही मानता है। तो कुछ उसी प्रकार का, बिल्कुल सेम नहीं, कुछ उसी प्रकार का निपा वायरस भी देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली यहाँ पर इसके पीछे का मेन कारण क्या है, यानी मेन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये निपा वायरस फैलता है। तो एक वायरस है राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस, यानी कि RNA वायरस, जो कि पैरामॉक्सेविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। दोस्तों सबसे पहली बार जो निपा वायरस देखा गया था वो मलेशिया और सिंगापुर के अंदर सबसे पहली बार यहाँ पर फैलता हुआ नजर आया था। 1998 में मलेशिया में फैला, फिर उसके बाद 1999 में अगले ही साल सिंगापुर के अंदर में पूरी तरह से तबाही मचाई थी। फिर उसके बाद में सबसे पहली बार निपा वायरस को जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं, जो पालतू सूअर हैं, पिग्स हैं, उनके अंदर भी यहाँ पर ये देखने को मिला है। फिर उसके बाद कई सारी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिसको हम लोग पालते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, गोट्स, उसके बाद हॉर्सेस, शीप्स, तो इस प्रकार के यहाँ पर कई सारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के निपा वायरस की जो स्पीशीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब क्वेश्चन है ट्रांसमिशन का, तो ट्रांसमिशन मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आपको और बढ़िया से क्लियर होगा। बोला जाता है कि जो ये वायरस है ना, ये कहीं ना कहीं जो बैट का यूरिन होता है, यानी चमगादड़ का जो पेशाब है, उसके अंदर में ये प्रेजेंट होता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी वजह से ये अपने आगे फैलने की क्षमता रखता है। ये बीमारी ही स्पेशली जो फैल रही है वो फ्रूट बैट्स की वजह से, जिसको हम फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से जानते हैं। एक बैट है जो कि टेरोपस जीनस से बिलोंग करता है, और ये जो बैट है ना, ये एक नेचुरल रेजर्वायर है, मतलब कि ये जो चमगादड़ है इसमें नेचुरली निपा और हेंद्रा वायरस दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप चमगादड़ का एनालिसिस करोगे, या कई बार जैसे कोविड-19 के समय पर चमगादड़ों के ऊपर कई सारी जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश हुई हैं, तो बताया जाता है ऐसे कई हज़ारों यहाँ पर वायरसेस जो चमगादड़ होता है उनके अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली रिजर्वायर होते हैं वो यहाँ पर इन वायरसेस के। तो उसी में से यहाँ पर निपा वायरस और हेंद्रा वायरस भी यहाँ पर कह सकते हो इन चमगादड़ के अंदर में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये नेचुरल होस्ट हुआ, नेचुरली इसके अंदर पाया जाता है फ्रूट बैट के अंदर में, और ये जो वायरस है ये चमगादड़ से दूसरे जानवरों में ट्रांसमिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल चमगादड़ से ये वायरस ट्रांसमिट हो गया एक पिग के अंदर में, ठीक है, तो एक सुअर में वायरस ट्रांसमिट हो गया। अब सपोज यहाँ पे ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है, ये और चमगादड़ तो इन्फेक्टेड है ही, और अगर इन जानवरों के कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है तो उस पर्सन के अंदर भी ये वायरस आराम से फैल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर चमगादड़ आपको दिख रहा है, इसने यहाँ पर कोई फल खाया, ठीक है, और वो फल कहीं ना कहीं इस चमगादड़ या फिर इस सुअर के कांटेक्ट में पहले से आ चुका था, और ये दोनों जो जानवर हैं ये इन्फेक्टेड हैं पहले से ही, ये पहले से यहाँ पर इस NIV वायरस से इन्फेक्टेड है। तो जैसे इसने ये फल कंज्यूम किया, तुरंत यहाँ पे जो वायरस है, क्योंकि इस फल में ट्रांसमिट हो चुका था, इस फल से यहाँ पर सीधा ह्यूमन के अंदर में पहुँच जाएगा, इस इंसान के अंदर में पहुँच जाएगा। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है कि ये इंसान फिर अगर जाकर दूसरे अपने रिलेटिव से, अपने परिवार वालों से मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्टैक्शन के माध्यम से इस प्रकार से कॉन्टैक्ट कर करके ये वायरस आराम से फैल सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो ये यहाँ पर इसी को हम लोग जूनोटिक वायरस बोलते हैं। समझ गए? तो निपा वायरस आपको समझ में आ गया। सबसे पहली बार कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था ये मैंने आपको बताया, ठीक है। नेचुरल रेजर्वायर कौन सा है वो आपको पता चला। इससे पहले इंडिया में ऑलरेडी निपा वायरस के कई बार आउटब्रेक्स हो चुके हैं, कई बार निपा वायरस तेज़ी से फैलता हुआ नजर आया है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी और फरवरी 2001 की बात है, सिलीगुड़ी के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर स्पेशली ये वायरस निकल कर आया था। 66 केसेस थे जिसमें से 45 लोगों की जान चली गई थी। फिर ऐसे ही अप्रैल 2007 में नाडिया के अंदर, अगेन वेस्ट बंगाल के अंदर में केस निकल कर आया। 5 केस थे निपा वायरस को और पाँचों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि इसमें जो डेथ रेट है, फैटिलिटी रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षण की। इसमें क्या लक्षण दिखाई सकते हैं? अगर यहाँ पर किसी पर्सन को ये वायरस हो जाता है तो इसकी वजह से उसके शरीर में
कई सारे बीमारियां देखने को मिलेंगी, जैसे काफ़ी तेज़ बुखार हो जाएगा, सर में दर्द होगा, नींद आने लगेगी, मेंटल कन्फ्यूजन होने लगेगा, इवन इंसान कोमा में भी जा सकता है और पॉसिबिलिटी है उसकी डेथ भी हो सकती है। डेथ होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी ये 2 केसेस देखे गए निपा वायरस के और दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है केरला के अंदर भी। उससे पहले भी 2018-2021 के अंदर जो केसेस देखने को मिले थे उनमें भी यहाँ पर डेथ हो चुकी थी इंसान की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं जो इंसान निपा वायरस से अफेक्ट हो पा रहा है ना, उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि इसके लिए कोई भी वैक्सीन आज के समय पर अवेलेबल नहीं है। कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, ना ही ह्यूमंस के लिए और ना ही एनिमल्स के लिए। अगर किसी को निपा वायरस हो जाता है तो उसको हमें इंटेंसिव सपोर्टिव केयर देना होता है, उसका बहुत ध्यान रखना होगा, प्रॉपर मेडिकेशंस उसको प्रोवाइड करवाने होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर उसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं, प्रॉपर कोई इलाज तो है नहीं। तो बाकी सारी जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, जैसे हम बाकी सारी बीमारियों को ट्रीट कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक इंटेंसिव सपोर्टिव केयर के माध्यम से इस निपा वायरस से एक इंसान की ज़िंदगी को बढ़ाया जा सकता है। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ध्यान से सुनना, एक बात जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपने ये आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है, आर्टिकल के पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है, जो भी मैंने आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाया था, वो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर कोई आया तो वहाँ से आएगा, क्योंकि इस न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ोगे, आज का अखबार पढ़ लिया और उसको हमने बंद करके रख दिया, अब वो अखबार दोबारा कभी नहीं खुलेगा, सभी को पता है। इसी वजह से हर एक आर्टिकल का जो बैकग्राउंड डेटा है अपने पास में स्टोर करना ज़रूरी है। एनीवे, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में, ये वाले आर्टिकल को हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। क्या बात की जा रही है? रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया। रिटेल इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी जो हमारे अनाज हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो अभी भी ज़्यादा हैं। और ये ऑलरेडी मैंने आपके कल के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से जो फूड प्राइसेस हैं वो हमारे पूरे के पूरे दुनिया भर के लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं गरीबी में रह रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो खाने पीने की चीज़ों के दाम अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, आपको पता है ना, इन्फ्लेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन और एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन जब हम बात करते हैं, यानी कि आप, मैं, हम जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जब हम रोज़ाना की ज़िंदगी के जो सामान है उसको परचेज़ करते हैं, वो जो रोज़ाना के बेसिस पर जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं, उस सामान के जो दाम है, उसके जो प्राइसेस हैं, अगर वो बढ़ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिटेल इन्फ्लेशन। जबकि होलसेल इन्फ्लेशन बिजनेसेस के बारे में बात करता है। यहाँ पर बेसिकली बल्क में यानी थोक में सामान को खरीदा जाता है। जब एक इंसान थोक में सामान को खरीदता है, बल्क में जब सामान का व्यापार होता है, उसके जो प्राइसेस होते हैं, अगर वो प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो वो हमारा होलसेल इन्फ्लेशन कहलाता है। लेकिन स्पेशली हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो अगस्त के महीने में 6.83% के आसपास, थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया, ठीक है। जुलाई में यहाँ पर ये 7.44% के आसपास का था। लेकिन फिर भी भले इन्फ्लेशन ये कम हो चुका हो, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे इसमें जो खाने पीने की चीज़ों के दाम यानी फूड के जो प्राइसेस हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हमको नज़र आ रहे हैं। चाहे आप इसमें हमारे नॉर्मल अनाज की बात कर लो, चाहे हमारे दालों की बात करो, जो हमारी पल्सेस हैं, पल्सेस के प्राइसेस भी अब की बार काफ़ी ज़्यादा हैं। बीच में थोड़े से कम हुए थे लेकिन वापस से ये इंक्रीज़ हो गए। या उसके बाद आप सब्जियों की बात करो तो सब्जियों के प्राइसेस भी बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। काफ़ी सारे क्राइसिस की वजह से कुछ सब्जियों के दाम 200-300 रुपये पर केजी के हिसाब से पहुँच गए थे, बट वो भी थोड़े से डिक्लाइन हुए, लेकिन फिर से यहाँ पर वो प्राइसेस अभी भी थोड़े से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें ओवरऑल उनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। समझ गए? वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। क्या एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है यार। एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। देखो, अगस्त के महीने में इन्फ्लेशन इतना रहा है, ये इन्फ्लेशन हमेशा हर महीने का डेटा आता है, हर महीने ऊपर नीचे होता रहता है। पूरा इतिहास देख लो यूपीएससी के पूरे क्वेश्चंस का, कभी भी यहाँ पर ये परसेंटेज नहीं पूछा गया है, यानी ये हर महीने चेंज होता रहता है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो फिर एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है? पढ़ना यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने यहाँ पर इन्फ्लेशन समझा, अब इसको आप इकोनॉमी की किताब में जाओ, ठीक है, जो भी आप एक किताब रेफ़र कर रहे हो, चाहे वो रमेश सिंह हो, चाहे कोई और सी यहाँ पर किताब ले रहे हो आप इकोनॉमी की, वो पढ़ रहे हो, उसमें आपने यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। अब वहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, परेशान ना होना, मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अब जब हम बात कर रहे थे रिटेल इन्फ्लेशन की, तो दोस्तों पहले आपने समझना होगा कि आखिरकार ये महंगाई बढ़ती क्यों है, क्या चीज़ें हैं जो कि महंगाई को बढ़ाती हैं। उसके पीछे की 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला हम लोग उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पता है ना, मैंने आपको पढ़ा रखा है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब दोस्तों होता है कि जब एक सामान, एक प्रोडक्ट, उसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर में, उसकी जो डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ जाए, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पर ना बढ़ पाए।
एक सामान है मार्केट में, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, सप्लाई नहीं बन पा रही है, लेकिन डिमांड तो है बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, उस सामान के जो प्राइसेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे। समझ गए। दूसरा जो यहाँ पर होता है हमारा, वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग CPI के नाम से जानते हैं। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है दोस्तों? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सा है कि जब हम कोई सामान बना रहे होते हैं, जब प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो प्रोडक्शन के अगर दाम बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में भी वो सामान महंगा उतरेगा। सिंपल सी मतलब है, यहाँ पे मान लो एक प्रोडक्ट बना रहे थे X, अब इसका जब हम लोगों ने बनाया, इसका प्रोडक्शन किया, तो पहले तो ये 5 रुपये में बन रहा था और मार्केट में 7 रुपये का जा रहा था। अब क्या हुआ, इसकी बनावट ही 7 रुपये की है तो मार्केट में उसको थोड़ा सा महंगा होता जाएगा, 10 रुपये का यहाँ पर मार्केट में जा रहा है। ठीक है, जब प्रोडक्शन का ही कॉस्ट बढ़ जाए, यानी उसको बनाने का जो यहाँ पे प्रोसेस था उसी में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में थोड़ा सा और ज़्यादा प्राइसेस में वो जाने वाला है। इससे भी क्या होंगे, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये भी आपने पढ़ा होगा। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब हमारे वर्कर्स यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन ये लगाते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो भी बढ़नी चाहिए, हमारी मजदूरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो वो लोग भी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि यार हमारी भी जो प्राइसेस हैं, हमारे जो ये तनख्वाह है, हमारी जो मजदूरी है, ये भी बढ़नी चाहिए। और इससे भी यहाँ पर क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आगे महंगाई को, इन्फ्लेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये 3 प्रकार के आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है, ये तो इन्फ्लेशन हो गए। अब इसमें इन्फ्लेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पता है ना कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर जो ये महंगाई है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 तरीके, एक तो WPI और एक होता है CPI। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं CPI की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी जो इन्फ्लेशन डिस्कस कर रहे हैं वो रिटेल इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है उसके लिए CPI है और जो हमारा होलसेल इन्फ्लेशन होता है उसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI है। समझ गए। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे जो रिटेल बायर होता है, आप हो, मैं हूँ, हम लोग जो सामान परचेस करते हैं डेली बेसिस पर, चाहे वो हमारा खाने पीने की चीज़ें हो गई, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जो भी हम डेली बेसिस के लिए यूज़ करने के लिए सामान को परचेस करते हैं, जब उन सामान के प्राइसेस के अंदर चेंजेस आएंगे, उन सामान के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कहलाएगा। और इसी रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन करता है CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझ गए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको मापने का काम करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, CPI को रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू, दैट इज़ NSO। ठीक है, पहले क्वेश्चन इसको लेकर भी बन चुके हैं। आज के समय में हमारे पास में 5 प्रकार के कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स हैं, यानी अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए CPI अलग है, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए अलग है, रूरल लेबर के लिए अलग है। तो ये 3 CPIs तो अलग हो गए। ये जो 3 इंडेक्स होते हैं, इन तीनों इंडेक्स को तैयार करता है हमारा लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। सिंपल बात हो गई। बाकी यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी 2 और बचे, क्योंकि मैंने बोला ना 5 इंडेक्सेस आते हैं। बाकी 2 कौन कौन से, CPI अर्बन शहर के लिए और दूसरा यहाँ पे रूरल गांव के लिए। ठीक है, तो ऊपर वाले जो 3 इंडेक्सेस हैं इसको लेबर ब्यूरो तैयार करता है, लेकिन बाकी जो 2 इंडेक्सेस हैं हमारे CPI के, उसको तैयार करने का काम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के पास में है। और ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वाला डिपार्टमेंट है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। समझ गए। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है और पहले भी पूछी गई हैं। CPI का जो बेस ईयर है वो यहाँ पर आपको 2012 देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो नई सीरीज़ है स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, उसको रिलीज़ की है और उसका जो बेस ईयर है वो 2016 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, दैट इज़ MPC। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि हमारा महंगाई को कंट्रोल करने का काम करती है ना, हमारी इकॉनमी को रेगुलेट करने का काम करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी CPI डेटा का यूज़ करते हैं, यानी इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा का यूज़ करके हमारी महंगाई को कंट्रोल करने का काम करती है। इवन यहाँ पर 2014 में अप्रैल के महीने में जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, इसी CPI को अडॉप्ट किया और बोला कि इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने महंगाई को मेजर करने का काम करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो CPI कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने यहाँ पे समझ लिया है। समझ गए। ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। नाम आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखा आपने, आर्टिकल के पीछे का बैकग्राउंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें PDF में आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का।
पेड ग्रुप को ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा? देखो यहाँ पे ना आपको डेली करंट नोट्स पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपके साथ में 2 आर्टिकल डिस्कस किए, निपा वायरस वाला और इन्फ्लेशन वाला। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल से इतना मतलब नहीं है, आर्टिकल के पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग यहाँ पर इन वीडियो से नोट्स सुनाने बैठते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। आप 2-3 घंटे लगा दोगे कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने में, और इसको डेली बेसिस पे मेंटेन करना और बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है ना, कि डेली बेसिस पे इतना टाइम दे के हमें नोट्स बनाना, इतना लिखना, तो एट द लास्ट बहुत सारा जो यहाँ पर कंटेंट है वो रेडी हो जाएगा। तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन है कि आपको डेली बेसिस पे प्रिंटेबल फॉर्म का जो पीडीएफ है वो बेसिकली यहाँ पर इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी जो बैकग्राउंड डेटा मैंने भी आपको दिखाया था स्क्रीन पर नीचे की साइड में, वो सब कुछ आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। वो पीडीएफ प्रिंटेबल होगा, और दूसरी चीज़ वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है, चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, चाहो तो सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड भी नहीं करना है तो आप ग्रुप में पढ़े रह सकते हो। ग्रुप के अंदर सारा का सारा डेटा आपको अवेलेबल रहता है, वहाँ से सीधा रीड भी कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और इन सभी फीचर्स को एक्सेस करने के लिए एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट आपसे लिया जाता है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ऐसा नहीं है कोई 1 महीने का ये सब्सक्रिप्शन है, कुछ नहीं। आपने एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना है, दोबारा कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना 6 महीने बाद, ना 1 साल बाद, ना 2 साल बाद। आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा $499 में। ठीक है, जो भी डिटेलिंग्स वहाँ पे आ रही हैं, जो भी पीडीएफ्स वगैरह मिल रही हैं, उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो और भी आसान है। करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट से के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक डेमो वीडियो भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देखना, अपने आप को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करने के बाद में जो है अपना डिसीजन लेना, अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों, एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना यार। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं सर आपका वीडियो डिले हो रहा है। मैंने बीच में कई बार मॉर्निंग में बहुत जल्दी वीडियो डालने की कोशिश की है, और जब मैंने यहाँ पर वीडियो जल्दी डालने की कोशिश की है, अभी आपको पता होगा थोड़े दिनों पहले की बात है, शायद अभी परसों की बात है ना, तो उस समय वीडियो अटक जा रहा है यार। यूट्यूब का मुझे लग रहा है एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से सेट हो चुका है कि मतलब जिस तरीके से वीडियो डल रही थी 8 से 9, 8:30 से 9, 9 से 9:30 के बीच में, तो वहीं पर वीडियो अपलोड हो रहा है। और अगर उससे मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ तो कभी नोटिफिकेशंस आ रहा है, कभी अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, कभी कभी यहाँ पर वीडियो में प्रीव्यू नहीं आ रहा है, यानी वीडियो एक्सेस नहीं ले रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये टाइम पे जा रहा हूँ यार, मतलब मुझे नहीं पता क्या है ये। मैंने यूट्यूब वालों से बात की है तो वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, उनका भी कहना ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो अभी यहाँ पर देखकर मुझे बताएंगे, तो मैं उसके बाद यहाँ पर इन चीज़ों को बता दूंगा आपको। बाकी दोस्तों, मेरी कोशिश खुद रहती है कि मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर दूं जल्दी, लेकिन यार कुछ ऐसा सिस्टम बन चुका है कि अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। मैंने 5 बार जल्दी अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार मुझे लग रहा है यही टाइम सेट हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, जल्दी रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरी जो बात हुई है यूट्यूब से वो कल ही हुई है, कल शाम में हुई है। तो उन्होंने यहाँ पर सोल्यूशन देने के लिए बोला है। आज फिर से यहाँ पर एक डिस्कशन होगा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिर मैं कल से जल्दी वीडियो आपका डाल दूंगा, यानी कि मॉर्निंग में 8 से 8:30 के बीच में कन्फर्म्ड। ठीक है ना दोस्तों, अगला आर्टिकल हमारे एग्जामिनेशन के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिंक कर सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको यूपीएससी ने 3-4 बार प्रीलिम्स में पूछा है और कई बार मेंस में पूछा है। तो क्या बात की जा रही है, इंडिया का जो चाय के पत्ती का शिपमेंट है वो जनवरी से जून 2023 के बीच में थोड़ा सा कम हुआ है। यानी भारत का जो चाय पत्ती का एक्सपोर्ट होता है वो अब की बार थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो फिर भी यहाँ पर 0.12% से थोड़ा ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी 59.16 मिलियन केजी के आसपास है। लेकिन साउथ इंडिया का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। साउथ इंडिया का एक्सपोर्ट 2.25% से गिरा है, 37.33 मिलियन केजी के आसपास हुआ है। तो ये एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या बताऊं, ये एक्सपोर्ट केवल इंडिया से कम नहीं हुआ है, पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट कम होता हुआ नजर आया है। जो चाय पत्ती के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो कीनिया हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, इन सभी का एक्सपोर्ट पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार कम देखने को मिला है। अगर दोस्तों हम भारत के अंदर में ऑलरेडी चाय की पत्ती का प्रोडक्शन को देखें तो अब की बार साल 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई तक देखोगे तो ये प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये प्रोडक्शन 622.7 मिलियन केजी के आसपास हुआ है, जिसमें से भारत जितना भी प्रोडक्शन करता है चाय पत्ती का उसका 17% के आसपास हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हमें फोकस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा चाय के पत्ती के ऊपर में। हमारे पास में कुछ कह सकते हो जो सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं वो आए हैं। क्या रिकमेंडेशंस आए कि हमें यहाँ पर फोकस करना होगा सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टी के ऊपर। ऑर्थोडॉक्स टी का जो एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर हमें एक स्पेशल फोकस करना होगा। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे सर ये ऑर्थोडॉक्स टी है कौन सा।
दोस्तों जो ये ऑर्थोडॉक्स वाली चाय की पत्ती होती है ना, इसमें पूरी पत्ती होती है, पूरा होल लीफ होता है। लेकिन आजकल जो हम अपने घर के अंदर चाय की पत्ती यूज़ करते हैं वो छोटे छोटे दाने होते हैं ब्लैक करके, आपको पता होगा। लेकिन ऑर्थोडॉक्स वाले मेन पत्ते ही होते हैं, चाय की पत्ती के सूखे पत्ते होते हैं बड़े बड़े साइज़ के, समझ गए। और इसी को हम लोग होल लीफ टी के नाम से जानते हैं। या तो इसको हाथों से प्रोसेस किया जाता है या मशीन में डाल के यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग चलती है। इसका मेन फोकस ये होता है कि भाई यहाँ पर जो पत्ता है वो थोड़ा ज़िंदा रहे, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। नहीं तो फिर जो हम घर में आजकल यूज़ करते हैं छोटे दाने चाय की पत्ती के, उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। ऑर्थोडॉक्स में ज़्यादा प्रोसेस ना होने की वजह से यहाँ पे मेन फोकस होता है कि इसका जो फ्लेवर है वो यूनिक रहे, इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पर यूनिक रहे, इसकी जो खुशबू है वो यहाँ पर यूनिक रहे। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारी ऑर्थोडॉक्स टी कहलाती है, समझ गए। तो इसकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा है, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमारे पास में रिकमेंडेशन आया है। नाउ अब ये तो हो गया हमारा आर्टिकल समाप्त, अब इसको साइड में कर दो, ये हमारे काम का नहीं है। बस हमने देखा कि हाँ खबरों में क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या है। अब इसको हमें थोड़ा सा स्टैटिक डेटा से लिंक करना, यानी जो अब एग्जाम में सवाल बन सकता है चाय पत्ती से या चाय की पत्ती की इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो हमें जानना है। तो ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग चाय की बात करते हैं तो चाय दुनिया में पानी के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है। सबसे ज़्यादा तो हम पानी पीते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है पूरे दुनिया में। अच्छा, ये चाय जो हम पीते हैं ये कौन से प्लांट से बनती है, ये चाय की पत्ती कौन से पौधे से बनती है, पता है आपको? चाय पीते हो तो पता भी होना चाहिए। वो जो प्लांट है वो है कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट। इससे यहाँ पर जो ये चाय है वो बनाई जाती है। इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो माना यह जाता है कि जो ये चाय की पत्ती है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में ओरिजिनेट हुई है। यहाँ पे आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, साउथ वेस्ट चाइना हो गया। लेकिन अगर हम इतिहास देखें, इसका पुराना इतिहास देखें, तो कुछ यहाँ पे हमारे पास में एविडेंसेस हैं, कुछ सबूत ये दिखाते हैं कि चाय सबसे पहले यानी आज से 5000 साल पहले चाइना में कंज्यूम की जाती थी। ये कुछ यहाँ पे एविडेंसेस हमको बताते हैं। अब चाय की पत्ती को लगाने के लिए दोस्तों कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। ये आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे जैसे कि कुछ क्लाइमेट चाहिए होगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये बढ़िया ग्रो करता है। स्पेशली आप देख पाओगे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में, इंडिया में स्पेशली यहाँ पर इसको जो थोड़ा सा गर्म नेचर है, गर्म क्लाइमेट है, वहाँ पर बढ़िया ग्रो करता है। टेम्परेचर की बात करेंगे यानी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होगा। अगर इससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो अगेन ये चाय की पत्ती की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। फिर बात आती है बारिश की, तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर के आसपास हर साल हमें रेनफॉल चाहिए होती है। अब इंडिया और इंडिया के साथ में टी का प्रोडक्शन का क्या रिलेशन है वो समझते हैं। देखो, भारत चाय के पत्ती के उत्पादन के मामले में बहुत बड़ा है। हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं जो कि चाय के पत्ती का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं पूरे दुनिया में। लेकिन ये तो हो गया सेकंड नंबर, लेकिन हम एक चीज़ में फर्स्ट नंबर पर भी आते हैं। भले ही सेकंड नंबर पर प्रोडक्शन के मामले में हो, लेकिन फर्स्ट नंबर पर कंजम्पशन के मामले में है। सबसे ज़्यादा चाय का कंजम्पशन इंडिया में ही होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये तो समझ गए, लेकिन ये बताओ प्रोडक्शन के मामले में अगर हम सेकंड नंबर पर है तो पहले पर कौन है? तो पहले पर चाइना है। चाइना अभी भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाय की पत्ती का। ठीक है, और भारत प्रोडक्शन करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है। इस साल हमारा एक्सपोर्ट ही तो कम हुआ है, आपको पता है ना। तो एक्सपोर्ट भी करते हैं हम। एक्सपोर्ट के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माने जाते हैं। और चाय को इंपॉर्टेंस देते देते इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल टी डे को इंपॉर्टेंस मिला है। हर साल 21 मई की जो तारीख होती है, हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों। अब बात आती है हमारे पास में एक टी बोर्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पूरी की पूरी टी इंडस्ट्री है भारत की, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए हमारे पास में एक टी बोर्ड है। टी बोर्ड को लेकर यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था, याद होगा आपको। एक 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आपको पता होगा। मैं दोनों क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो टी बोर्ड एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। ये जो बोर्ड है इसके अंदर में टोटल 31 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टी प्रोड्यूसर्स, टी ट्रेडर्स, टी ब्रोकर्स, कंज्यूमर्स, ये सभी व्यक्ति यहाँ पर मिलकर इस पूरे बोर्ड को चलाते हैं। ये जो बोर्ड है इसको हर 3 साल में वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। फंक्शनिंग की बात करेंगे तो इसकी बोर्ड का मेन काम है कि हम लोग अपने टी के प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ा सकें, उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें, उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकें, उसका कल्टीवेशन इंक्रीज़ कर सकें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें, उसको एक इंपॉर्टेंस मिल सके। ये हमारा मेन मकसद है। टी बोर्ड के कुछ ऑफिस भी दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर में। और साथ ही साथ में टी बोर्ड के 23 अलग अलग छोटे छोटे ऑफिस भी आपको देखने को मिल जाएंगे जोनल रीजन में। ठीक है, जोनल रीजन में रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और आज के समय पर ये तो केवल इंडिया की बात की, कुछ इसके इंटरनेशनल ऑफिस भी हैं, यानी बाहर विदेशों में ऑफिस भी हैं। तो आज के समय में जो टी बोर्ड है इसके 2 ओवरसीज़ ऑफिस हैं, 2 इंटरनेशनल ऑफिस हैं। एक दुबई में है
ठीक है, और एक दूसरा मॉस्को में, यानी स्पेशली रशिया के अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपसे पूछा जाता है यूपीएससी का 2022 का एक क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपसे टी बोर्ड के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट देके सवाल पूछ लिया गया कि बताओ यहाँ पर, सॉरी 4 स्टेटमेंट देके कि बताओ इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला, टी बोर्ड एक स्टैचुटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट, इसका जो टी बोर्ड का हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु के अंदर है, तो ये भी गलत है, अभी हमने कोलकाता के बारे में डिस्कशन किया था। फिर लास्ट में देखो, इसके जो 2 ऑफिस हैं दुबई और मॉस्को में, ओवरसीज़ ऑफिस, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, तो ये सही है। तो मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से केवल पहला वाला और चौथा वाला सही है। तो 2022 का क्वेश्चन था, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 ओनली। समझ गए? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे मैंने आज से 2 दिन पहले आपसे बोला था, क्या बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पिटीशन डाला गया है, उस याचिका के अंदर मांग की है कि भाई आप सेडिशन लॉ के ऊपर सुनवाई करो। सुप्रीम कोर्ट से बोला गया था जो सेडिशन लॉ है, राजद्रोह देशद्रोह का जो ये कानून है, इसके ऊपर आप सुनवाई करो। सरकार सेडिशन लॉ का ज़्यादा यूज़ करती है। अगर कोई छोटा मोटा मुद्दा है, किसी ने सरकार के खिलाफ बोल दिया, तो सरकार उसके ऊपर राजद्रोह या देशद्रोह का कानून लगा देगी और उसको यहाँ पर एक, कह सकते हो, दुश्मन घोषित कर देगी, जेल में डाल देगी। तो ये सेडिशन लॉ के ऊपर आपको कुछ कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑलरेडी हम लोगों ने सेडिशन लॉ के यूज़ करने को मना कर दिया है, सेडिशन लॉ खत्म होना चाहिए। देखो, ये एक ऐसा कानून है जिसको लेकर लंबे समय से एक डिबेट छिड़ी हुई है। कई सारे लोग फेवर में और कई सारे लोग अगेंस्ट में हैं। लोगों का कहना है यहाँ पर होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं होना चाहिए, इससे यहाँ पर इसका जो सरकार है वो गलत यूज़ कर रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका इस तरीके से एक गलत पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई सारे लोगों को बचाया भी है इस सेडिशन लॉ के माध्यम से, जब यहाँ पे सरकार ने ये इम्प्लीमेंट किया है किसी के ऊपर में। तो अब सेडिशन लॉ का जो ये केस है सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, ये जो लॉ है, ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा पिटीशन हमारे पास में आया है, ये 3 जज की बेंच ने इसकी सुनवाई करी और सुनवाई करते करते इन्होंने आगे 5 जज की बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है। भाई अभी कोई यहाँ पर कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 5 जज बैठेंगे, वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे सेडिशन लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, मैटर ख़त्म। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा मामला देखने को मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए हमें थोड़ा सा जानना होगा सेडिशन लॉ, इसका इतिहास क्या रहा है वो जानना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो पहले हम समझेंगे सेडिशन लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका यहाँ पे पूरा का पूरा इतिहास क्या बोलता है। सेडिशन लॉ, ये जो देशद्रोह या राजद्रोह का कानून है, ये सबसे पहली बार लाया गया था 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर में। जब जो लॉ मेकर्स से कानून बनाने वाले लोग थे, उनका मानना ये था कि सरकार के प्रति जो लोगों के ओपिनियंस होते हैं वो केवल अच्छे ओपिनियंस होने चाहिए। अगर कोई यहाँ पर गलत या नेगेटिव पॉइंट्स रखेगा गवर्नमेंट के खिलाफ, तो सीधा जेल में जाएगा, उसको हम कह देंगे ये हमारा देशद्रोह दिखा रहा है, सरकार के खिलाफ यानी देश के खिलाफ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेडिशन लॉ का जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है वो सेट किया गया। यानी जो बैड ओपिनियंस होते हैं, यानी सरकार के प्रति आप गलत सोच ही नहीं सकते, गलत सोच रहे हो तो यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर सेडिशन वाले लॉ को लेकर आया गया। ये जो कानून है, इसको सबसे पहले यानी ओरिजिनल तरीके से जो पेश किया गया था वो 1837 में थॉमस मैकले के थ्रू पेश किया गया था। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे करके इस सेडिशन लॉ को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली और 1860 में जो हमारा इंडियन पिनल कोड है वो आता है, पता है, ठीक है। इंडियन पिनल कोड 1860 में हमारे पास में आ चुका था और 10 साल बाद क्या हुआ कि इसी इंडियन पिनल कोड के अंदर में सेक्शन 124A करके एक नया सेक्शन लगा दिया गया, इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया गया। और ऐड करने के बाद में क्या हुआ कि जो सर जेम्स स्टीफन थे, इन्होंने यहाँ पर अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करने के बाद सेक्शन 124 हमारे इंडियन पिनल कोड में 1870 में ऐड कर दिया। हमारा इंडियन पिनल कोड 1860 में आया था, 10 साल बाद ये सेक्शन लगा दिया गया, यानी कि जो सेडिशन लॉ है हमारे आईपीसी में डाल दिया गया। और आज भी हम आईपीसी तो फॉलो कर ही रहे हैं ना, पता है ना। अभी खैर देखते हैं विंटर जो सेशन होगा, अभी जो विंटर सेशन आएगा पार्लियामेंट का, हो सकता है आईपीसी का नाम बदल दिया जाए। लेकिन अभी अगर हम फिलहाल की बात करें, जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो सेडिशन लॉ है हमारे पास में, आईपीसी के अंदर में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। और सेडिशन बेसिकली एक क्राइम है। अभी भी यहाँ पर अगर सरकार के खिलाफ में कुछ बोल रहे हो, यानी कि यहाँ पे आपने कुछ स्टेटमेंट रखे हैं, तो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट एक अपराध डिसाइड कर देती है, डिस्कस कर देती है यहाँ पर कि वो एक सेडिशन है, यानी इंसान देशद्रोह दिखा रहा है, देश के खिलाफ है, ठीक है। तो सेडिशन ऑलरेडी एक क्राइम है हमारे सेक्शन 124 के अंदर में ऑफ द आईपीसी। अभी सेक्शन 124 एक बोलता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। अब ऐसा भी नहीं सरकार किसी बात पर यहाँ पर किसी को अरेस्ट करवा दे, ऐसा नहीं है। ये एग्जैक्टली बोलता क्या है कानून, वो समझो। देखो, सेडिशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया कि सेडिशन एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा ऑफेंस है
जब एक व्यक्ति बोलकर, लिखकर या फिर अपना साइन करके या फिर अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर सरकार के प्रति एक नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है, तब जाके यहाँ पर ये सेडिशन लॉ उसके ऊपर लागू कर दिया जाता है। समझ गए? अब इसके अंदर में पनिशमेंट क्या है? तो सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पनिशमेंट जो है इसके अंदर में सेक्शन 124A के अंदर में ये है 3 साल का। स्टार्टिंग में 3 साल की सज़ा दी जा सकती है और 3 साल की सज़ा को बढ़ाकर उम्र कैद भी यहाँ पर डिसाइड किया जा सकता है, और उम्र कैद के साथ साथ यहाँ पर उस पर्सन के ऊपर फाइन भी ऐड किया जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति जैसे यहाँ पर वो सेडिशन के चंगुल में फंसता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, है तो छीन ली जाएगी और आगे इन फ्यूचर नहीं दी जाएगी। उसको कोर्ट के बार बार चक्कर मारते रहने पड़ेंगे जब जब यहाँ पर कोर्ट उसको बुलाएगा। ये हालत उसकी बेकार हो जाती है सेडिशन लॉ लगने के बाद में। अब बात यहाँ पर ये आती है, तो इस सेडिशन लॉ के संबंधित क्या क्या इश्यूज़ हैं, समस्या क्या क्या है। लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि इस लॉ को ख़त्म कर देना चाहिए। रीज़न यहाँ पर यह है कि भाई आप यहाँ पे अंग्रेज़ों की सारी सोचों को ख़त्म कर रहे हो, अंग्रेज़ों की निशानियाँ ख़त्म कर रहे हो। तो सेडिशन भी तो एक रेलिक है कॉलोनियल एरा का, अंग्रेज़ों के समय का ही एक अवशेष है जो कि आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। ख़त्म करो इसको भी। और इवन ये तो और ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जो ये अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ थी, इनकी जो नीतियाँ थीं, इनमें यहाँ पर इन्होंने इस सेडिशन लॉ का यूज़ किया। लोकमान्य तिलक जी को अरेस्ट करवाया। लोकमान्य तिलक जी यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट चलाने वाले ये सारे के सारे फाइटर्स थे, चाहे वो लोकमान्य तिलक जी हों, महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, भगत सिंह जी हों, इन सबको यहाँ पर अपराधी साबित किया गया इसी सेडिशियस स्पीच की वजह से। अगर उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ कुछ बोला तो उनके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। तो कहीं ना कहीं इस लॉ को ख़त्म करना चाहिए, ये लोगों की मांग है। दूसरा, स्टैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि सेडिशन को हमारे संविधान में लाना चाहिए, फिर उसके बाद मना कर दिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेडी नहीं हुई, उन्होंने सेडिशन को हमारे संविधान में ऐड ही नहीं किया। जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो इसको ऐड ही नहीं किया। लोगों का कहना यह था कि अगर ये ऐड हो गया तो लोगों के पास में जो एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, वो खत्म हो जाएगा। पता है ना, आपके पास में फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। अब उन फंडामेंटल राइट्स में आपके पास में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर यही बोला गया कि अगर सेडिशन को हम संविधान में ला देंगे तो इससे क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ यहाँ पर जेल हो जाएगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने से, दूसरी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू रखने का फंडामेंटल राइट भी है। इस वजह से यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेडिशन लॉ को हमारे संविधान में रखा ही नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजमेंट्स आए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। इस वाले जजमेंट का जो डिस्कशन है वो इस आर्टिकल में भी हुआ है, तो इस जजमेंट को ध्यान से सुनना। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ था 1962 का, और उस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये सेडिशन की हरकतें की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। इससे जो हमारे नियम कानून है उसका डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसका कम से कम उपयोग होना चाहिए, कम से कम यूज़ होना चाहिए। ये बात सरकार से बोली गई, लेकिन अभी तक इसका यूज़ बराबर हो रहा है, कोई कम यूज़ नहीं हो पा रहा है। और हाल ही में आप देखोगे, जैसे फरवरी 2021 की अगर हम बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लीडर्स को और कुछ जर्नलिस्ट को बचाया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर कुछ न्यूज़ शेयर कर दी। अब न्यूज़ शेयर करने के बाद वो कोई अनवेरीफाइड न्यूज़ थी, उसके बेसिस पर उसके ऊपर उन पर्सन के ऊपर एफआईआर लगा दिया गया, एफआईआर कर दिया गया, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बचाया। फिर ऐसी 2 तेलुगु चैनल्स थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोविड को लेकर कुछ बात कर दी थी 2021 में कि कोविड सही से संभाल नहीं रहा है आंध्र प्रदेश सरकार से। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने उन 2 तेलुगु चैनल्स के ऊपर सेडिशन के केसेस लगा दिए। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उनको बचाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आप ऐसे छोटी छोटी बातों में और फालतू में सेडिशन का जो ये यूज़ है नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक कोई यहाँ पर दंगे ना हो, कोई यहाँ पर वायलेंस ना हो, इस प्रकार की चीज़ें के अंदर अगर कोई फंसता है तब आप सेडिशन का यूज़ कर पाओगे, छोटी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो काफ़ी लोगों की मांग है कि इसको खत्म किया जाए। खैर, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पिटीशन जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया हम 5 जज की बेंच बैठाएंगे, वो 5 जज की बेंच डिसाइड करेगी कि इसका करना क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रहना है या फिर इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना है। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। नाउ एडिटोरियल डिस्कशन में आज हम इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल लेंगे, क्योंकि आज हमारे द हिंदू में जो एडिटोरियल आए हैं उनमें 2 एडिटोरियल थोड़े काम के हैं। अब वो क्या है, एक है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और दूसरा एडिटोरियल हमारा जो अभी आईपीसी वगैरह के नाम चेंज करे जा रहे हैं उसको लेकर। तो दोस्तों मैं वो आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और उसमें कुछ नई बातें नहीं हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एडिटोरियल के अंदर में बेसिकली जो राइटर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को उठा रहा है, ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ को यहाँ पे मेंशन कर रहा है। लेकिन एक ही टॉपिक के ऊपर अगर बार बार ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेंशन करे जाएंगे तो वो आपके एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारा दूसरा वाला चैनल है ना, तो उसके लिए आपने क्या सर्च करना है, आप यूट्यूब पर जाना, सर्च करना द 3 बिल्स
दैट विल सून रिप्लेस ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। भाई दीपक यादव एजुकेशन आगे लिख देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। या वन नेशन वन इलेक्शन अगर आप सर्च करते हो और दीपक यादव एजुकेशन लिखोगे तो अगेन मेरा वीडियो तब भी मिलेगा आपको, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। दोनों आर्टिकल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसमें कोई नई बातें नहीं है। नई चीज़ होती तो मैं ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्रेस करता, ठीक है। मुझे शौक नहीं है कि यहाँ पर आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर ना की जाए जो नहीं हो। अब बात यहाँ पर यह है, ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नई चीज़ें लेकर आए हमारे सामने, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, यहाँ से पहले कई सारे क्वेश्चंस भी बन चुके हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। दोस्तों पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्लियर करूँगा। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको क्लियर हो गई ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर फंस जाओगे इस आर्टिकल को समझने में, ये थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको IVF के बारे में थोड़ा समझाता हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फिर मैं आपको ये मैटर बताऊंगा। खैर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो इस आर्टिकल से अलग है, लेकिन इस आर्टिकल को समझने के लिए वो बेसिक पॉइंट समझना ज़रूरी है। दोस्तों वैसे तो आपको पता होगा एक बच्चे का जन्म होता कैसे है, ठीक है। जब यहाँ पर कह सकते हो कि जो महिला का एग है, ठीक है, जो एग होता है, ये एग स्पर्म के साथ में कंबाइन होता है। स्पर्म के साथ में कंबाइन होने के बाद में ये एग फर्टिलाइज होता है। फिर वो जो एग है वो धीरे धीरे यहाँ पर एम्ब्रियो में बदलता है, फिर यहाँ पर उससे धीरे धीरे एक बेबी का, एक बच्चे का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम अलग से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फीमेल है, फीमेल में से हमने क्या किया, एक एग को लिया और एग को बाहर निकालने के बाद में मेल के स्पर्म के साथ में उसको कंबाइन किया। स्पर्म के साथ में जैसे हम कंबाइन करेंगे इससे क्या होगा, जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे यहाँ पर कह सकते हो एक बच्चे का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लेना स्टार्ट करेगा। ये IVF ऐसे फालतू में नहीं करवाया जाता है। जब यहाँ पर ये पर्सन्स यहाँ पे कुछ इश्यूज़ फेस करते हैं, ठीक है, एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, तब यहाँ पर ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसको यहाँ पर अपनाया जाता है। समझ गए। तो यहाँ पर फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, इन दोनों से यहाँ पे कॉम्बिनेशन करवाया, जिससे जो ये एग है वो यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर एक बच्चे का शेप लेना ये शुरू करेगा, यानी एग से वो धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद जैसे जैसे यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इस एग को वापस से फीमेल के अंदर में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब वो बच्चे का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पर एग फर्टिलाइज हुआ, इसके 14 दिनों बाद क्या होता है, ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे शरीर के जो अंग हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ये फर्टिलाइज एग है। फिर फर्टिलाइज एग से 2 सेल ए स्टेज हो गया, 4 सेल स्टेज हो गया। ये जो सेल्स हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो दुगनी होती चली जाएंगी, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता चलेगा और फिर वहाँ पर एक बच्चा जो है अपने बॉडी को पूरी तरह से तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्टिलाइज एग है इसको 4 सप्ताह बाद देखोगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, तब इसको फूटस बोलते हैं। फिर 10 हफ्ते बाद यहाँ पर ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे। फिर 16 हफ्ते बाद ये शेप ले लेगा और 20 हफ्ते बाद यहाँ पर आप देख पाओगे पूरा जो फूटस है वो यहाँ पर रेडी हो जाता है। समझ गए। लेकिन ये कैसे हो रहा है, फर्टिलाइज एग की वजह से। अब यहाँ पर पता है क्या है, जो अब मैं आर्टिकल बता रहा हूँ वो समझना। दोस्तों यहाँ पे नई रिसर्च की गई है, 2 नई लैबोरेटरीज है, उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया है किसी चीज़ को लेकर कि बिना स्पर्म के और बिना किसी एग के, बिना किसी फीमेल का एग और बिना किसी मेल का स्पर्म, बिना इन दोनों चीज़ें के कैसे एक साइंटिस्ट ह्यूमन एम्ब्रियो को बना सकता है। और ये काम किया जा रहा है, ठीक है। ना स्पर्म की ज़रूरत है ना एग की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किया जाएगा। आर्टिफिशियल एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत डिटेल से आर्टिकल पब्लिश किया है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। अच्छा हुआ आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा, अब बैकग्राउंड से आप यहाँ पे इसको लिंक कर पा रहे होंगे, ठीक है। समझ गए ना एग्जैक्टली क्या मामला है। अब हम लोग चलते हैं। मेरी बात एक मानना, चीज़ों को बस अच्छे से सुनते हुए चलना, कान खोल के चीज़ों को सुनना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये कि हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया गया कि भैया एक सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो, यानी बिना किसी एग के और बिना किसी स्पर्म के एक एम्ब्रियो को बनाया गया, ह्यूमन एम्ब्रियो। और ये ह्यूमन एम्ब्रियो कैसे बना है, स्टेम सेल का यूज़ करके। 2 लैबोरेटरीज़ ने दावा किया है इस बात का कि हमने स्टेम सेल का यूज़ करके ये काम किया है। अब स्टेम सेल्स क्या होता है थोड़ा सा ये बता देता हूँ। दोस्तों स्टेम सेल्स को मास्टर सेल्स भी बोलते हैं। हमारे बॉडी में कई सारे सेल्स हैं, कई सारी कोशिकाएँ हैं, उनमें स्टेम सेल्स भी पाए जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं ना, ये बहुत स्पेशल हैं। स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये अपने आप को दूसरे सेल्स में बदल सकते हैं, ठीक है, दूसरा रूप ले सकते हैं अपना। जैसे ये स्टेम सेल्स अपने आप को स्किन सेल्स में बदल सकते हैं, अपने आप को मसल सेल्स से बदल सकते हैं, अपने आप का ब्लड सेल्स में रूप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो रूप है वो चेंज कर सकते हैं। ये खास बात होती है स्टेम सेल्स की।
तो इसी वाले कोशिका का, इसी वाले स्टेम सेल का यूज़ करके ह्यूमन एम्ब्रियो को बनाया गया आर्टिफिशियल तरीके से, बिना एग और बिना स्पर्म के। ये बात यहाँ पर रिसेंटली 2 लैबोरेटरीज़ ने क्लेम की है। इसी वजह से यहाँ पर एक डिबेट छिड़ चुकी है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है, क्या ये सही है या गलत है। पूरा एथिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जो हमारा सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंथेटिक ह्यूमन एंटिटीज़ विद एम्ब्रियो लाइक फीचर्स, यानी शीफ के नाम से हम बोल सकते हैं। यानी एक ऐसा एम्ब्रियो जिसमें ह्यूमन जैसे फीचर होंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया होगा। लेकिन पॉसिबल, आप एक बात सोचोगे, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर एक इंसान को बनाया जा सकेगा? लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बार ट्राई किया गया था, एक स्टडी हुई थी चिंपैंजी को लेकर, बट वहाँ पर जो स्टडी है वो फेल हो गई। कुछ टाइम बाद वो जो यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था, वो आर्टिफिशियल तरीके से जो चिंपैंजी है वो मर गया था। समझ गए? तो यहाँ पर अभी ये करना पॉसिबल नहीं है, बट इसके ऊपर जो रिसर्चेस है वो चल रही हैं। अभी यहाँ पर नया ऐसा ह्यूमन एम्ब्रियो को डेवलप किया गया, 2 अलग अलग लैबोरेटरीज़ के थ्रू क्लेम किया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो निकल कर आया है। तो ये ह्यूमन एम्ब्रियोस तो हैं, लेकिन ये स्टेम सेल से बने हैं, ना कि स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन से। बिना कोई एग और बिना कोई स्पर्म सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन, जहाँ भी इस स्पर्म और एग सेल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, आर्टिफिशियल तरीके से हमने स्टेम सेल से क्या कर दिया, एम्ब्रियोस को बना दिया। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, प्रेगनेंसी का लॉस कैसे होता है, ऐसे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका हमें आंसर मिलेगा। दूसरा यहाँ पर दोस्तों एक सीरियस एथिकल इशू भी है, एक लीगल क्वेश्चन भी है, क्या ये करना सही है या गलत है? ठीक है, हमारे पास में इसको लेकर कोई लॉज वगैरह हैं या नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। अब उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया एक टॉपिक, व्हाट आर सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो एंड हाउ आर दे मेड। ये सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो, जो आर्टिफिशियल एम्ब्रियो, ये है क्या और कैसे बनते हैं, ये जान लेंगे हम। ठीक है, तो ये जो सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये बिना किसी एग और बिना किसी स्पर्म के बने हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये किससे बने? स्टेम सेल से। स्टेम सेल में स्पेशली यहाँ पर कई सारी सेल्स होते हैं। इसमें एक होता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये वो सेल्स, वो कोशिकाएं होती हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी सेल्स में यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला, ये दूसरे सेल का भी रूप ले सकती हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये हमारे एम्ब्रियो से डिराइव होती हैं। एम्ब्रियो से हम ले सकते हैं इसको, एंड इसको एक सेल से दूसरे सेल में बदला जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ गए? अब ये जो यहाँ पर सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो है, इसका क्रिएशन कैसे हुआ? इसका क्रिएशन होता है कि जैसे हमारा कि जो ये स्टेम सेल्स होता है ना, इस स्टेम सेल्स को अंदर में यहाँ पर रिसर्चर सेल्फ ऑर्गेनाइज करवाते हैं। स्टेम सेल अपने आप की कॉपीज़ बनाना शुरू करता है। ठीक है, अपने आप की कॉपीज़ बनाता है अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर में, और इस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि स्टेम सेल में खास बात ये भी होती है, ये सेल्फ रिन्यूएबल होते हैं, अपने आप की कुछ अलग से कॉपीज़, अपनी कुछ मोर कॉपीज़, फोटो कॉपीज़ को ये क्रिएट कर सकते हैं। समझ गए? तो क्या अभी तक इस प्रकार का एम्ब्रियो बनाया गया? बिल्कुल। जो सबसे पहला सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया। और इनका जो काम है, ये प्रेजेंट किया गया किसको? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च को, जून 2023 में। इसी वजह से यहाँ पर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी, 2 लैबोरेटरीज ने दावा किया कि हमने इस प्रकार का सेल बना दिया, हमने इस प्रकार की जो यहाँ पर एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट किया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो ये सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियोज है, जो ये आर्टिफिशियल एम्ब्रियो को बनाया गया, ये यहाँ पर केवल कह सकते हो कि इसमें 14 दिन तक रिसर्च की जा सकती है, जो कि एक लीगल है। क्योंकि 14 दिन बाद क्या होगा, उसके ऑर्गन्स ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो कई सारे देशों में यही एक लीगल लिमिट है जिसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपने एम्ब्रियो के ऊपर स्टडी करना है तो 14 दिन तक ही आप केवल स्टडी कर सकते हो, और ये लीगल लिमिट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसी सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो को लेकर, इसी आर्टिफिशियल एम्ब्रियो को लेकर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कई सारे नियम कानून आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के ह्यूमन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन वो नियम कानून जो है वो एक दूसरे के देश के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनके यहाँ पर किस तरीके के लॉज हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ देशों में कंप्लीट प्रोहिबिशन है, कुछ देशों में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। यानी किसी भी प्रकार का जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसके ऊपर रिसर्च करना बिल्कुल सख्त मना है। जैसे जर्मनी, इटली, आयरलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया, ये कंट्रीज़ पे कंप्लीट बैन है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने रिसर्च को अलाउ कर रखा है कि ठीक है, आप इस ह्यूमन एम्ब्रियो के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। अब वो कंट्रीज़ जिन्होंने यहाँ पर रिसर्च को अलाउ किया, वो देश कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएस जैसी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब ज़्यादातर रेगुलेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं जो एक बेसिकली जो हमारा ओरिजिनल जो बायोलॉजिकल फॉर्म का ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते, है ना, और उस पर रिसर्च करना पॉसिबल भी नहीं है, जो बेसिकली यहाँ पर एग और साथ ही साथ में स्पर्म के कॉम्बिनेशन से बना है। इसी वजह से आर्टिफिशियल एम्ब्रियो क्रिएट करके इसके ऊपर रिसर्च करने के बारे में फोकस किया गया है।
लेकिन इसको लेकर भी कुछ कंट्रीज़ में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने अलाउ भी किया है। अब बात करेंगे इंडिया में क्या हालात हैं इसको लेकर, तो भारत में कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इसको लेकर, यानी कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं है जो सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो यानी इस आर्टिफिशियल वाले एम्ब्रियो के रिसर्च को रेगुलेट करे। आप कर सकते हो, हालांकि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस वगैरह है जो कि स्टेम सेल रिसर्च के ऊपर अप्लाई होती हैं, लेकिन वैसे कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप ह्यूमन एम्ब्रियो के ऊपर किस तरीके से रिसर्च करोगे। खैर, अब ये आप देखो पाओगे जो भारत का एक मेडिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इन्होंने यहाँ पर कुछ नेशनल गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं स्टेम सेल रिसर्च को लेकर। 2017 में गाइडलाइंस जारी की थी और यहाँ पे कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स, कुछ एथिकल सिद्धांत यहाँ पे जारी किए कि भाई आप किस तरीके से स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, क्या सही और क्या गलत है, इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन की गई थी। ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट्स कर रखे हैं इस ह्यूमन एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को लेकर। तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी वैसे ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई लॉ, ऐसी कोई ट्रीटी आपको नहीं देखने को मिलेगी जो कि इस प्रकार के एम्ब्रियो रिसर्च को कंट्रोल कर रही हो। लेकिन फिर भी कुछ नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशंस हैं, कुछ नॉन बाइंडिंग यानी कि आप कह सकते हो अनऑफिशियल कुछ आपको रेगुलेशंस ज़रूर से देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस देने का काम करते हैं, है ना। उनका कहना यहाँ पर यह है कि हम इस तरीके से जो ह्यूमन एम्ब्रियोज के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, कुछ गाइडेंस देने का काम करते हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनेस्को का 1997 का यहाँ पर लॉ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन राइट, ये 1997 का आपको यूनेस्को देखने को ये डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। इसका कहना यहाँ पर यह है कि देखो, अगर कोई प्रैक्टिस, कोई ऐसी रिसर्च है जो कि मानव के खिलाफ जा रही है, तो वो चीज़ परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, उसको परमिशन नहीं मिलना चाहिए। ऐसे यहाँ पर यूनेस्को 2005 यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायो एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स, इसको अगर आप देखोगे ये वाला डिक्लेरेशन क्या बोलता है, अगेन ये भी वही बोलता है कि देखो एक ह्यूमन डिग्निटी, मानव के अधिकार और हमारे जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं इनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। आप कोई भी रिसर्च करो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ों का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च, इन्होंने भी यहाँ पर कुछ अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। इन्होंने भी यहाँ पर डिटेल रिकमेंडेशंस दे रखे हैं और यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप स्टेम सेल रिसर्च करते हो तो उस पर क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस हैं। लेकिन ये सब अनऑफिशियल हैं, ठीक है। एक प्रॉपर कोई कन्वेंशन, कोई अग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है, बट ये छोटे छोटे यहाँ पर आप कह सकते हो कि अनबाइंडिंग रेगुलेशंस हैं। ये देशों के ऊपर डिपेंड करता है वो इस बात को माने या ना माने, समझ गए। अब बात आती है यहाँ पर कि ये जो सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो बनाया जा रहा है, इसको लेकर इतना जो बवाल मच रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस ये होगा, इससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी कर सकें, अध्ययन कर सकेंगे, मानव का कैसे विकास होता है, कैसे एक इंसान जन्म लेता है, ठीक है। ह्यूमन एम्ब्रियोस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें बता सकता है ह्यूमन के डेवलपमेंट का, हमारी अलग अलग स्टेजेस के बारे में बता सकता है, जो कि नेचुरल एम्ब्रियो से जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन आर्टिफिशियल एम्ब्रियो बना के हम रिसर्च कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे हमारे रिसर्चर को ये भी हेल्प मिलेगी कि कैसे अलग अलग प्रकार के जो सेल होते हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि हमारी कोशिकाओं से मिलकर ही तो बॉडी बनी है, कोशिकाएं हैं, टिश्यूज़ हैं, ये कैसे बने हैं, इनको लेकर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कैसे एक इंसान के अंदर बीमारी पैदा होती है, कैसे उस बीमारी को रोका जाता है, कैसे दवाइयाँ काम करती हैं बॉडी के अंदर में, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं यहाँ पर की जा सकती हैं। कैसे एक प्रेगनेंसी होती है, कैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, ये सब कुछ यहाँ पर पता लगाया जा सकता है, इसकी स्टडी की जा सकती है। दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो है ह्यूमन ऑल्टरनेटिव टू ह्यूमन एम्ब्रियोज फॉर रिसर्च, यानी जो ये आर्टिफिशियल वाला ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये हमें भैया एक ऑल्टरनेटिव दे रहा है, क्योंकि हम नेचुरल जो बेसिकली एग और स्पर्म से बना एक एम्ब्रियो है उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर आर्टिफिशियल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पर हमें अधिक जानकारी मिल सकेगी। फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंस है क्या है कि जो ये आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो है ना, इससे हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं मेडिसिन के यूज़ के बारे में। जो ये आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकता है, ठीक है, इसके जो सेल टाइप्स हैं, इसके जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। बाकी ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, हार्ट सेल्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता लगाई जा सकती हैं। फिर ये तो हो गए इंपॉर्टेंस कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, इसका महत्व क्या हो सकता है। अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी। सबसे पहला अनक्लियर रेगुलेशन। दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो को बनाना अपने आप में एक एथिकल चैलेंज हो सकता है, ये सही नहीं है। अगर आप लोग बेसिकली एक मॉरल के बेसिस पर देखोगे, अगर हम सही गलत की बात करेंगे तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि पहले भी डिस्कस किया गया है कि आर्टिफिशियल एम्ब्रियो कई सारे क्वेश्चंस उठाएगा, ठीक है, इस चीज़ को लेकर, और इसको रेगुलेट ज़रूर से करना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं पर भी ये चल रहा हो, अगर करनी भी रिसर्च तो बिल्कुल रेगुलेशन के अंडर में करनी चाहिए, समझ गए। फिर दूसरा यहाँ पर जो इशू है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन,
यानी जो आर्टिफिशियल एम्ब्रियो है ये कहीं ना कहीं हमारी सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इससे यहाँ पर कह सकते हो लोगों के जो निगेटिव रिएक्शंस है वो देखने को मिल सकते हैं। लोग यहाँ पे सोचेंगे यार बिल्कुल अननेचुरल तरीका है, इमोरल है, सही नहीं है, डेंजरस तरीका है, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों को यहाँ पर एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन मिल सकती है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर उसके बाद में कुछ सेफ्टी और सोशल चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हो लेबोरेटरी के अंदर में, तो वो कुछ घातक भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है जब भी आप इस टेक्नोलॉजी को किसी इंसान या किसी जानवर के ऊपर अप्लाई करोगे। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर समस्या से लड़ने के लिए। पहली चीज़, हमें एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत पता चला और हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, नहीं। उससे पहले हमें एक प्रॉपर इसके ऊपर डिबेट, प्रॉपर डिस्कशंस, सब कुछ करना होगा। नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, सारी जानकारी सभी लोगों के पास में होनी चाहिए। इसके ऊपर और बड़े बड़े यहाँ पर डिस्कशंस की ज़रूरत है, आपस में सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने की ज़रूरत है। उसके बाद जाके यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन की बहुत अधिक आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ पे कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के पास में अलग अलग टेक्नोलॉजी है, वो एक दूसरे को अपने आप की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर सकती हैं। ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, एक के भले दो और दो से बढ़िया काम हो सकेगा, ये हम कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो है नीड टू बैलेंस द रिस्क। यानी कि सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो हमें ज़रूरत है कि हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देख पा रहे हैं कि इससे एक रास्ता खुल सकता है, ह्यूमन की स्टडी की जा सकती है अगर एक आर्टिफिशियल एम्ब्रियो को बनाकर, तो इसके कुछ अवसर भी हैं लेकिन इसके कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पर रिस्की हो जाए, आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दे, समझ गए। तो ये भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ पे अभी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है इस फील्ड के अंदर में, अदरवाइज़ यहाँ पर बेनिफिट की बजाय इसके नुकसान भी हो सकते हैं। नाउ अब बात आती है यहाँ पर आज के मेंस के क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज के इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड हमारा मेंस का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लगातार चर्चा में, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो कुछ रिपीटेड टॉपिक्स पढ़ने से अच्छा है यहाँ पर कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो जो कि पॉसिबिलिटी है जहाँ से क्वेश्चन बन सके। और इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, स्पेशली मेंस के अंदर में। तो मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कस द साइंटिफिक, एथिकल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियोज फॉर रिसर्च एंड थेरेपी। आपने यहाँ पर बताने हैं कि खासकर जो साइंटिफिक और एथिकल लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं अगर आप यहाँ पर इस प्रकार का आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो बनाते हो, इसका यूज़ करते हो रिसर्च के लिए, थेरेपी के लिए, तो इसके लिए क्या लॉज हैं, इसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस है, सही है या गलत है, साइंटिफिक तरीके से ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसके ऊपर आपने डिस्कशन करना है। 250 शब्दों में आपने ये आंसर लिखना है, थोड़ा टिपिकल होगा लेकिन एक बार आप अगर इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से सुन लोगे तो आराम से इसका आंसर लिख पाओगे। अब हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। अनुसंधान और चिकित्सा के लिए सिंथेटिक मानव भ्रूण बनाने और उपयोग करने के वैज्ञानिक, नैतिक और कानूनी निहितार्थों पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। अगर आप फुल फॉर्म लिखोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे ना, तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है दोस्तों, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था हमारा पर्टिकुलर एडिटोरियल। ना दोस्तों उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है। जुलाई का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है अब की बार वो 5.7% से थोड़ा सा इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है। पिछले 5 महीनों में अब की बार थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला। तो जुलाई के अंदर में हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है यानी कि जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। स्पेशली जुलाई के महीने में दोस्तों, मैं बार बार जुलाई का महीना यूज़ कर रहा हूँ तो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर डिटेलिंग्स निकल कर आई है। तो 8% बढ़ोतरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हुई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के अंदर 4.6% से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो हमारा माइनिंग सेक्टर होता है, खनन वाला जो सेक्टर है, उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। आपको पता है ना, हमारी इकोनॉमी के अंदर में 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम सुने होंगे आपने। तो अगर इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो इसमें आता है कोयला सेक्टर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइज़र। ये हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आपको नजर आएंगी। और इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का वेटेज कितना कितना है, मतलब कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बड़ी है, उसके वेटेज के हिसाब से यहाँ पे कुछ परसेंटेजेस दी गई हैं। जैसे सबसे बड़ी इंडस्ट्री रिफाइनरी सेक्टर है, 28.4% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। रिफाइनरी के बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी है।
इलेक्ट्रिसिटी के बाद तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री स्टील है। स्टील के बाद चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर कोल है। समझ गए? तो ये हमारी 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारी इकॉनमी जो है इनके ऊपर चलती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका प्रोडक्शन या इनके प्रोडक्शन के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फ़ायदा है, प्रोडक्शन कम होगा तो उसका भी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ का इंपैक्ट यहाँ पे नजर आएगा। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़, इसी वजह से इनको कोर इंडस्ट्रीज़ बोला गया है, मेन इंडस्ट्री हमारे भारत की। और आपको पता होगा दोस्तों, इन 8 इंडस्ट्री को लेकर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसको हम लोग IIP का नाम देते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पर जो आता है ना, इसको कौन लेकर आता है? तो इसको लेकर आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिन्होंने यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आप देख पाओगे, देखने को मिला है। जून के अंदर में थोड़ा सा कम था, जबकि ये ग्रोथ जुलाई में थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो जुलाई में ओवरऑल हमारी इंडस्ट्रीज़ की एक छोटी सी ग्रोथ देखने को मिली है। आगे हम एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ हो। कुछ इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ हुई है तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर डिक्लाइन यानी कि एक गिरावट भी देखने को मिली है। तो ये था हमारा IIP इंडेक्स को लेकर पूरा पोर्शन। ना दोस्तों, आते हैं आज के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडिया में एक टर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका यूज़ किया जाता है किस कॉन्टेक्स्ट में, ये आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो PKI है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यूज़र्स और डिवाइसेस के लिए इन द डिजिटल वर्ल्ड। इस सिस्टम के अंदर में हम लोग यहाँ पर डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।